राम राम नमस्कार। आज राजस्थान जीके में अपना टॉपिक राजस्थान के दुर्ग। किसी भी कंपटीशन में 2 3 4% निश्चित तौर के ऊपर पूछते हैं। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य कला का सामान्य परिचय हो गया था। अब नंबर वाइज चालू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पहला क्वेश्चन ये है कहां पर? यहां पर चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। ये चंबल नदी, चंबल की एक सहायक नदी गंभीरी और बेड़च, उन दोनों के ये बीच में है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। सबसे पहले इस दुर्ग का निर्माता चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो थोड़ी सी विवाद की सी बात है। अलग अलग लेखकों के अनुसार निर्माता एक तो इसका माना जाता है चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य। और ये चित्रांगद मौर्य किस पुस्तक के अनुसार? वीर विनोद पुस्तक के अनुसार। और ये वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी? श्यामल दास ने। कविराज श्यामल दास ने ये वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। तो वीर विनोद पुस्तक के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। दूसरा, इसका निर्माता चित्रांग मौर्य को माना जाता है। चित्रांग मौर्य, ये चित्रांग मौर्य जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। तो इसके निर्माता चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य। जबकि गौरी शंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक है राजपुताने का इतिहास, उस पुस्तक के अनुसार ये चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य दोनों एक ही हैं। तो दोनों में से या तो एक विकल्प मिले या दूसरा विकल्प मिले, दोनों में से जो भी मिले वो सही है। एक बार सेकंड ग्रेड में ये आया था तो दोनों ऑप्शन मिल गए थे, चित्रांगद मौर्य भी चित्रांग मौर्य भी। तो ये उत्तर मान लिया तो ये रीट लग गई, ये मान लिया तो ये रीट लग गई। ये 2 3 बार उसका परिणाम संशोधित हुआ था और ये प्रश्न डिलीट हुआ था। तो जो भी है, तो इसका निर्माण वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य। वीर विनोद में लास्ट में द है, तो विनोद द के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। जैन ग्रंथों के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। ये गौरी शंकरी राजचंद ओझा की राजपुताना के इतिहास पुस्तक के अनुसार दोनों एक ही आदमी है। अब देखो, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ये तो इसका निर्माता हो गया। ये किस श्रेणी का है? श्रेणी गिरी श्रेणी का है। मूलतः ये किस श्रेणी का? गिरी श्रेणी का है। फिर देखो, गिरी श्रेणी पर है तो कौन सी पहाड़ी पर है ये? यानी इसकी पहाड़ी कौन सी है? चित्रकूट। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर है। एक कौन से पठार के ऊपर है? मेसा के पठार पर है। मेसा के पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस श्रेणी का? गिरी श्रेणी का। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग भी किस श्रेणी के? गिरी श्रेणी के। किस पहाड़ी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर है। किस पठार पर है? मेसा के पठार के ऊपर है। ठीक है। अब देखो, इस दुर्ग के उपनाम, इसके क्या क्या उपनाम है? इसके उपनाम, ये राजस्थान का गौरव, ये ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ के राजाओं की प्रमुख केंद्र रहा ये, जो राजस्थान के गौरव माने जाते हैं। तो राजस्थान के का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग को। राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर, ये भी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव। और इसके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो बस
चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो राजस्थान का गौरव, राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। अब देखो इसके ऊपर अगला प्रश्न, ये राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी किला या लिविंग फोर्ट, फोर्ट मानी किला, लिविंग मानी रिहायशी या रहने का स्थान, राजस्थान का सबसे बड़ा रहने का स्थान यानी दुर्गों में सबसे ज्यादा आदमी किस दुर्ग में रह सकते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी किला या लिविंग फोर्ट कौन सा है? ये चित्तौड़ का किला। अब देखो राजस्थान का एकमात्र किला जहां पर कस्सी की जाती है, राजस्थान का एकमात्र किला जहां कस्सी की जाती है, राजस्थान का एकमात्र किला जहां पर कस्सी की जाती है कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर कस्सी की जाती है, खेती की जाती है जिसके अंदर, कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी किला ये भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, अब देखो इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। 2012 में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के ऊपर और भारतीय डाक तार विभाग ने 12 रुपए की डाक टिकट जारी की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर 2012 में भारतीय डाक एवं तार विभाग ने और कितने रुपए की डाक टिकट जारी की? 12 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। भारतीय डाक तार विभाग ने 12 रुपए की डाक टिकट जारी की 2012 में। ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अब साक्य किसे कहते हैं? साक्य, साका किसे कहते हैं? जब राजा को ये लगे कि दुश्मन तेरे ऊपर आक्रमण करेगा और तेरी हार भी हो सकती है, तो वो क्या करते हैं? अंतिम स्थिति में पराजय से विकार न करते हुए पुरुष तो करते हैं केसरिया। केसरिया का मतलब पुरुष केसरिया वस्त्र पहन करके और दुश्मन के सामने टूट पड़ते हैं, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, यानी अपनी परंपरा को दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, उसको कहते हैं केसरिया। दुश्मन के सामने केसरिया वस्त्र पहन करके युद्ध में टूट पड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है जोर। महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं किसी रानी या सेनापति की पत्नी के नेतृत्व में ये जल या अग्नि के अंदर कूद करके अपनी जान दे देती हैं, उसको क्या कहते हैं? जोर। तो साक्य के कितने अंग होते हैं? 2। केसरिया, पुरुष तो केसरिया वस्त्र पहन करके युद्ध भूमि में टूट पड़ते हैं, महिलाएं जल या अग्नि जोर करती हैं। ठीक है, तो केसरिया और जोर साक्य के अंग हैं। जिसके अंदर इन दोनों में से यदि कोई एक काम हो वो कहलाता है अर्धसाका, वो कहलाता है अर्धसाका। और इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर कितने साक्य हुए? 3। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ऐतिहासिक साक्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर साक्य कितने हुए हैं? 3 साक्य। देखो पहला साक्य हुआ था 1303 में, दूसरा 1534 में और तीसरा 1567-68 में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साक्य 1303 में, 1303 के अंदर दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत महत्वाकांक्षी, जिसने उपाधि धारण की थी सिकंदर एसानी, जो सिकंदर बनना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। अलाउद्दीन, भारत के इतिहास में जिसने सबसे पहले स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उस अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो प्रथम साका चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? 1303 में। प्रश्न पूछते हैं इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इस समय चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह। चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। अब देखो आक्रमणकारी कौन था, यानी आक्रमण किसने किया था? आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। फिर प्रश्न पूछते हैं कि जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था? जोहर
पद्मिनी, पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। इस शाक्य का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? पद्मावत पुस्तक में मिलता है, पद्मावत पुस्तक। और पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद और जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पुस्तक लिखी कब थी? 1540 में, जो शेरशाह सूरी का दरबारी विद्वान था। देखो यहां पर ये पड़ता है चित्तौड़, चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह, चित्तौड़ का शासक है। इधर से ये दिल्ली, दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी तो था ही, खुद अपने चाचा और दामाद 1296 में चाचा और उसका और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और ये सिकंदर बनना चाहता था, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। कब? 1303 में। तो चित्तौड़ का पहला साका, चित्तौड़ का पहला युद्ध कब हुआ था? 1303 में। चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ये बात कब की है? 1303 की। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 में। और इस समय जोर किसके नेतृत्व में किया गया था? पद्मिनी, रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी। और ये बात इस तरह से हुई थी। इस साक्य का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत पुस्तक में मिलता है। कई बार पूछते हैं पद्मावत पुस्तक किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। अब देखो बात क्या होती है। ये लंका का एक राजा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक के अंदर जो भी लिखा, ये श्रीलंका है। लंका का राजा था गंधर्वसेन, लंका का राजा है गंधर्वसेन। इसकी पुत्री है ये पद्मिनी, लंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री है पद्मिनी। अब पद्मिनी का एक तोता था हीरामन तोता, हीरामन तोता। वो हीरामन तोता यहां से और दूर चलाया, पिंजरे से एक बार छूट गया तो यहां से दूर चलाया। और ये राजस्थान में गागरोन के आसपास इस क्षेत्र में चलाया। ये गागरोन है, गागरोन के पास इस क्षेत्र में चलाया। और गागरोन के अंदर उसको पकड़ लिया एक चिड़ीमार बंजारे ने, एक चिड़ीमार बंजारे ने उसको पकड़ लिया। तो चिड़ीमार बंजारे ने पकड़ लिया। लंका का राजा गंधर्वसेन जिसकी पुत्री पद्मिनी, उसका एक पालतू तोता था हीरामन तोता, वो उड़ करके और अन्य दिशा में आ गया, अपने राजस्थान के अंदर कहां पर आ गया? गागरोन झालावाड़ के आसपास। ऐसा लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पुस्तक में। आके देखो क्या होता है। ये पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी। हीरामन तोता जो मनुष्य की भाषा समझते हैं, उस हीरामन तोता ने उस चिड़ीमार बंजारे ने और इसको बेच दिया रतन सिंह को, रतन सिंह को बेच दिया। ये रतन सिंह कौन था? चित्तौड़ का शासक, रतन सिंह को बेच दिया। अब देखो रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह के सामने हीरामन तोते ने और पद्मिनी की सुंदरता बताई कि श्वेत वस्त्र सोच शरीर नक्श स्वाति बूंद जस कमल गंध वैसंद हंस गति चलत मंद मंद। इस दोहे की व्याख्या बहुत ज्यादा देर में होगी, इसलिए बताऊंगा नहीं। इसका सारांश कहने का मतलब ये पद्मिनी बहुत ही सुंदर है, पानी पीती है तो उसके कंठों से जाता हुआ दिखाई देता है। और रतन सिंह को कहा कि महाराज आपकी महारानी बनने के लिए लायक है वो तो रतन सिंह काफी उसकी बात से मोहित हो गया और रतन सिंह खुद चल पड़ता कहां पर? ये पद्मिनी को देखने के लिए लंका चल पड़ता है। तो वहां पर उस लास्ट के अंदर वो घूमता रहा। अंत में उसका गंधर्वसेन से मुलाकात हुई और उसने बताया कि ये बात है, इस तरह से चित्तौड़ का राजा हूं। उस तोते ने मेरे को ये बात बताई। तो उनकी जैसे कैसे भी बात होकर के वो पद्मिनी से शादी करके पद्मिनी की ले आता कहां पर? चित्तौड़गढ़ में ले आता है, चित्तौड़ ले आता है। अब देखो ये रतन सिंह का एक निष्कासित सेनापति था, रतन सिंह का एक दरबारी था, दरबारी, उसका नाम था राघव। ये रतन सिंह का दरबारी था राघव चेतन। राघव चेतन एक ब्राह्मण था। उस राघव चेतन ब्राह्मण को इसने रतन सिंह ने दरबार से निकाल दिया था। और वो
राघव चेतन ब्राह्मण फिर जा पहुंचा दिल्ली के शासक, यहां पर दिल्ली जा पहुंचा, और दिल्ली के शासक किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा। रतन सिंह ने उसको निष्कासित कर दिया था, वो अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मन के पास जा पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात बताई कि रतन सिंह की बहुत ही सुंदर रानी है महाराज, वो तो आपकी रानी होनी चाहिए, मैं आपका सहयोग करूंगा, ये बात वो बात वो बात। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनसे पद्मिनी को प्राप्त करना चाहा। फिर पद्मिनी को प्राप्त करना चाहा तो पद्मिनी फिर गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे। गोरा व बादल ये सेनापति थे जिस बीच में बहुत सारी बात होकर के कंपटीशन लेवल की सिर्फ बात करते हैं। ये रतन सिंह की रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी यहां पर ले आया, कहां पर? दिल्ली ले आया। बाद में गोरा और बादल 1600 पालकियों में बैठ करके वहां पर जाते हैं दिल्ली के अंदर और लड़ाई होती है। रतन सिंह भी वहीं पर मारा जाता है, पद्मिनी भी मारी जाती है, गोरा और बादल भी मारे जाते हैं। इस तरह से इस कथा का अंत हुआ। प्रश्न किस तरह से बनते हैं? देखो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण, तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण ए नंबर ऑप्शन देते हैं। कारण में ए नंबर अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी होना। बी नंबर चित्तौड़ का सामरिक महत्व, तीसरा प्रश्न पद्मिनी को प्राप्त करना, और डी नंबर सभी। तो इसका उत्तर होगा सभी। देखो ये सिकंदर सानी किसने उपाधि धारण कर रखी थी? ये विश्व विजेता बनना चाहता था, तो सभी को ही जीतना चाहता था, तो चित्तौड़ भी इसके लिए वैसा ही है। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी होना एक बात, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ दिल्ली से और दक्षिणी भारत की ओर जाना चाहता था, तो चित्तौड़ का सामरिक महत्व है। चित्तौड़ रास्ते पर पड़ता है, चित्तौड़ को पहले जीतना जरूरी है, चित्तौड़ का सामरिक महत्व होना। तीसरा ये बात भी हो गई थी, राघव चेतन ने उसको ये पद्मिनी वाली बात भी बता दी थी, तो ये बात भी हो गई थी पद्मिनी को प्राप्त करना। तो उपयुक्त सभी प्रश्न कई बार इस तरह से पूछते हैं। पद्मावत पुस्तक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण उस स्थिति में होगा पद्मिनी को प्राप्त करना। ये देखिए पद्मावत पुस्तक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का क्या कारण था? तो इसका उत्तर होगा पद्मिनी को प्राप्त करना। ये चित्तौड़ का पहला और इंपॉर्टेंट सा का चित्तौड़ का शासक रतन सिंह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने ये जोर हुआ था पद्मिनी के नेतृत्व में, और केसरिया रतन सिंह के नेतृत्व में। इस साक्य का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत पुस्तक में मिलता है। पद्मिनी कौन थी? लंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री। कई बार तो इसलिए से पूछ लेते हैं रतन सिंह की रानी का नाम पद्मिनी, पद्मावती, संयोगिता ये दे देते हैं, तो पद्मावती नहीं पद्मिनी, रतन सिंह की रानी का नाम। ये उसके द्वारा निष्कासित सेनापति या ब्राह्मण कौन था? राघव चेतन और गोरा और बादल। अब देखो रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल। ये गोरा तो कौन था? पद्मिनी का चाचा। बादल कौन था? पद्मिनी का भाई। तो गोरा और बादल किसके सेनापति थे? पद्मिनी के या रतन सिंह के सेनापति। चाहे भाई बंधु किसी के भी हो, हमेशा किसके माने जाएंगे? राजा के। ये नहीं कि पद्मिनी के चाचा और भाई थे तो उसके सेनापति हो। गोरा और बादल कई बार पूछ लिया किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। अब बात करते हैं चित्तौड़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का दूसरा शाखा ये कब हुआ था? 1534 में। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534 में। देखो ये यहां पर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़। ये 1527 में एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। खानवा यहां पर भरतपुर में पड़ता है। खानवा के युद्ध में माणा सांगा और किसके मध्य हुआ था? बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की जीत हो गई थी। राजस्थान के सभी शासक, लगभग शासक ये माणा सांगा के नेतृत्व में बाबर के विरुद्ध लड़े थे।
तो सांगा मर गया था, उसकी पत्नी बची कर्मावती। सांगा की रानी कौन थी? कर्मावती। कर्मावती। शासक कौन बना? सांगा का पुत्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो छोटी उम्र में ही था। अब देखो ये इधर से गुजरात पड़ता है। गुजरात का एक मुसलमान शासक था, ये बहादुर शाह। बहादुर शाह मुस्लिम शासक था गुजरात का। इस बहादुर शाह ने 1534 के अंदर ये सोचा मेवाड़ रियासत अब कमजोर स्थिति में आ गई है और क्यों न इनकी स्थिति का फायदा उठा लिया जाए। तो 1534 के अंदर इस बहादुर शाह गुजरात के राजा ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। तो दूसरा शाखा कब हुआ था? 1534 में। चित्तौड़गढ़ की रानी कौन थी? कर्मावती। शासक कौन था? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन थी? कर्मावती। पुत्र छोटा था, किसके संरक्षण में शासन कर रहा था? माता कर्मावती में। आक्रमणकारी कौन था? चित्तौड़ के दूसरे शासक शाके के समय आक्रमणकारी पूछे तो आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह। ये बहादुर शाह कहां का था? गुजरात का शासक था। अब कर्मावती संकट की स्थिति में आ गई और कर्मावती ने क्या किया? उधर इस समय 1534 में ये मुगल शासक था हुमायूं, बहुत मेवाड़ रियासत कमजोर स्थिति में थी। बेचारी ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी कि आप हमारी मदद करो। तो बताते हैं हुमायूं वहां से चल भी पड़ा था। रास्ते में बहादुर शाह गुजरात के राजा ने हुमायूं को संदेश पहुंचा दिया कि काफूर का वध करने का ये सही तरीका है, ये सही समय है। यानी आप मुसलमान, मैं भी मुसलमान, और काफूर किसे कहते हैं? वो हिंदुओं को। इनको वध करने का सही तरीका है, आप वापस चले जाओ और आप इनकी मदद मत करो। तो कहते हैं हुमायूं वापस चला गया। ये हुमायूं की सबसे बड़ी बोल थी। हुमायूं की पहली बोल था अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन करना। भाई उसके ऊपर हावी भी हो गए थे और इस समय यदि मेवाड़ की मदद कर देता तो मेवाड़ वाले हमेशा इसकी मदद करते, हुमायूं जीतता ही। तो ये हुमायूं की बोल थी। तो मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी? कर्मावती ने रानी राखी भेजी थी। ये भी कंपटीशन में कई बार पूछ लिया। चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। आक्रमण किसने किया था? गुजरात के बहादुर शाह ने किया था। कब किया था? 1534 में। विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन थी? इसकी माता कर्मावती। अब इसमें अगला प्रश्न ये बनता है कि इस शाके के समय केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? केसरिया। केसरिया केसरिया हुआ था बाघ सिंह के नेतृत्व में। बाघ सिंह के नेतृत्व में। और बाघ सिंह कौन था? देवलिया का ठाकुर। देवलिया का ठाकुर। और जोर किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्मावती। जोर किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्मावती। तो ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का शासक विक्रमादित्य, संरक्षिका कर्मावती, आक्रमणकारी गुजरात का बहादुर शाह, केसरिया बाघ सिंह के नेतृत्व में और जोर कर्मावती के नेतृत्व में। अब देखो चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा ये कब हुआ था? 1568 में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 में। देखो किस तरह से क्या घटना घटित होती है। ये चित्तौड़ है, 1568 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था इस समय। और ये मुगल शासक कौन था? अकबर। मुगल शासक कौन था? अकबर। और ये मेवाड़ का शासक या चित्तौड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह के ऊपर अकबर ने आक्रमण किया था। तो प्रश्न ये, एक तो चित्तौड़ का शासक कौन हो गया? उदय सिंह। उदय सिंह। आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया था अकबर ने। उदय सिंह के सेनापति कौन थे? जैमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया। जैमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ये उदय सिंह के सेनापति थे। जैमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया युद्ध करते हुए मारे गए। अकबर इनसे काफी प्रभावित हुआ कि एक राजा जो जंगलों में चला गया उसके सेनापति इस प्रकार से लड़ते रहे। तो आगरा के किले के सामने जैमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की मूर्ति लगवाई थी अकबर ने। तो जैमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया किसके सेनापति थे?
उदय सिंह के। अब इस साक्य के अंदर जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था? जोहर पत्ता सिसोदिया की पत्नी सूरज कंवर के नेतृत्व में। जोहर पत्ता सिसोदिया की पत्नी सूरज कंवर के नेतृत्व में जोर हुआ था इस युद्ध में। तो अकबर ने इस युद्ध में कत्लेआम जारी कर दिया था, जो अकबर की मानता के ऊपर कलंक भी है। ये चित्तौड़ का तीसरा साका हो गया। ठीक है, अब देखो चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वंश के शासकों ने शासन किया। एकमात्र दुर्ग जहां पर सर्वाधिक वंश के शासकों ने शासन किया। देखो ये चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, तो मौर्य वंश हो गया। दूसरा परमार वंश, पत्तियार वंश, सिसोदिया वंश, खिलजी और मुगल, इन वंशों ने शासन किया। मौर्यों ने तो बनवाया था, परमार, पत्तियार, सिसोदिया, खिलजी और मुगल वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन कर रखा है। सर्वाधिक वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया। अब देखो इस दुर्ग है, ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर एक ही इमारत है, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और इसका आधुनिक निर्माता माना जाता है महाराणा कुंभा को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता ये मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा का शासक था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने पराजित किया था और कुंभा ने उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में इस यहाँ पर एक मीनार बनवाई थी। उस मीनार का नाम क्या है? विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ मालवा के शासक बहादुर शाह खिलजी प्रथम को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ये विजय स्तंभ इमारत है, विजय स्तंभ। इस विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? मंडन मिश्र। वास्तुकार कौन था? मंडन मिश्र। ये 122 फीट ऊंची और 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ। ये 122 फीट ऊंची, ये राजस्थान की सबसे ऊंची मीनार है और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ। इसके अंदर 157 सीढ़ियां हैं। विजय स्तंभ के अंदर कितनी सीढ़ी? 157 सीढ़ियां हैं। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान की सबसे ऊंची मीनार, 122 फुट ऊंचा, 9 मंजिला। इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है इसके ऊपर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसको मूर्तियों का विश्व कोश, विष्णु ध्वज स्तंभ, गरुड़ ध्वज स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु को समर्पित है। विष्णु का वाहन गरुड़, तो विष्णु ध्वज स्तंभ, गरुड़ ध्वज स्तंभ, मूर्तियों का विश्व कोश भी किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को। ये राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर भारत सरकार ने ये 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक और भी कीर्ति स्तंभ है जिसको जैन कीर्ति स्तंभ कहते हैं। तो जैन कीर्ति स्तंभ भी कहां पर? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है। इसका निर्माण 12वीं सदी में दिगंबर संप्रदाय का एक व्यापारी था जोन्ना या जीजा ने इसका निर्माण करवाया था। तो जैन कीर्ति स्तंभ जो आदिनाथ को समर्पित है, यह भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में और जैन व्यापारी दिगंबर संप्रदाय के जोन्ना या जीजा ने करवाया था। अब चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके द्वार है 7 द्वार। पहला द्वार पांडुपोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा लक्ष्मण पोल, पांचवा जोडन पोल, छठा त्रिपोलिया, सातवां राम पोल। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 7 दरवाजे हैं। पहला पांडु पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा गणेश पोल, चौथा लक्ष्मण पोल, पांचवा जोडन पोल, छठा त्रिपोलिया और सातवां राम पोल। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या है। कुंभा महल, कुंभा महल
कुंभा महल, कुंभा का निवास स्थान, इसी महल के अंदर पन्ना दयाल ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके और उदय सिंह की रक्षा की थी। किस महल के अंदर? कुंभा महल के अंदर पन्ना दयाल ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। पद्मिनी ने जोर भी इसी महल में किया था। फिर देखो इसके बाद में कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, ये भी इसी दुर्ग के अंदर है, जो राजस्थान का पहला सूर्य मंदिर माना जाता है। कालिका माता का मंदिर। रैदास की छतरी, रैदास की छतरी, मीराबाई का महल, मीराबाई का महल, और गल्लाजी राठौड़ की छतरी, गल्लाजी राठौड़ की छतरी, जिसको चार हाथों वाला लोक देवता कहते हैं, उसकी छतरी भी यहीं पर है। ठीक है, अब देखो नवलखा महल, नवलखा महल ये क्यों प्रसिद्ध है? यहां पर मीराबाई ने तपस्या की थी, यानी साधना की थी, तपस्या की थी यानी साधना की थी। तो कुंभा महल, कालिका माता का मंदिर, मीरा मंदिर, रैदास, गल्लाजी राठौड़ की छतरी, नवलखा महल जहां पर मीराबाई ने साधना या तपस्या की थी। 2012 में भारतीय डाक तार विभाग ने इसके ऊपर और 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। किस दुर्ग के ऊपर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। फिर देखो लाखोटा की बारी, इस दुर्ग के अंदर एक लाखोटा की बारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। ये लाखोटा की बारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या है? चित्तौड़ के उत्तरी दिशा में एक छतरी है। चित्तौड़ दुर्ग के उत्तरी दिशा में छतरी का नाम लाखोटा की बारी। चित्तौड़ की उत्तरी दिशा में एक छतरी है जिसके ऊपर क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? लाखोटा की बारी। फिर से सुन लीजिए, ये राजस्थान का वह दुर्ग जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वंश के शासकों ने शासन किया। मौर्य, परमार, प्रतिहार, खिलजी और मुगल और गुहिल, इन राजाओं ने इसके ऊपर शासन किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जब जीत लिया था तो अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, खिज्र खां के नाम पर इसका नाम रखा खिजराबाद। चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा? खिजराबाद, चित्तौड़ का नाम रखा। अब देखो इसके अंदर एक श्रृंगार संवरी महल भी है, श्रृंगार संवरी महल है। माना कुंभा की एक पुत्री थी रमाबाई, तो रमाबाई का विवाह इसके अंदर हुआ था। ये रमाबाई का विवाह स्थल है। माना कुंभा की पुत्री की शादी कहां पर? श्रृंगार संवरी महल में रमाबाई की शादी हुई थी।